माय क्वेश्चन इज़ कि हम जब मेडिटेशन करते हैं या फिर कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज भी करते हैं, सो वी यूज़ इट एज़ अ टूल कि हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, तो अच्छा फील करने के लिए मैं थोड़ा सा बैठ जाऊंगी, तो थॉट्स जो हैं वो शांत हो जाएंगे, 10 मिनट शायद। बट ये जो आपने बोला है कि क्वेश्चन अराइज हो, तो वो कैसे होंगे? क्या मुझे 10 की जगह 20 मिनट बैठूं तो हो जाएंगे? ज़्यादा देर तक मेडिटेशन में बैठना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से तरह तरह की मेडिटेशंस कर रहे हैं, तरह तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, उनको एक एक वर्स उस बुक का याद है। तो ज़्यादा बैठना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो, जैसे कोई थॉट उठा माइंड में, या आप परेशान हो, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि परेशान कौन है। एक है परेशानी की जो वजह है, जो आपको लगती है, उस पर आप काम करो। यानी आपके लिए परेशानी की वजह क्या हो सकती है? आपके हस्बैंड, इफ़ यू आर मैरिड, या फिर पेरेंट्स, या फिर कोई और इंसान, या फिर कोई सिचुएशन। एक है आप उस लेवल पे काम करो। दूसरा है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि परेशान कौन है, लेट मी फिगर इट आउट। क्या एक वाइफ परेशान है या एक विमेन परेशान है? अब पहले क्या हो, वाइफ हो या विमेन हो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? कभी भी डाउट हो तो एक बड़ा आसान सा तरीका होता है कि जिसके मरने के बाद भी आप जिंदा रहते हो, वो आप हो। क्योंकि वो तो मर गया लेकिन आप नहीं मरे। इसको बहुत ही बेसिक लेवल पे बोलूँ तो ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, अगर शर्ट को जला दूं तो क्या मैं मरा? नहीं मरा, तो मतलब मैं शर्ट नहीं हूं। सिंपल हो गया ना? तो अगर आज आप वाइफ हो, कल डिवोर्स हो जाता है, तो वो वाइफ कहां है? उसकी डेथ हो गई ना? विमेन तो नहीं मरी ना? तो इसका मतलब आप क्या हो, वाइफ हो या विमेन हो? आप विमेन हो और वाइफ का रोल प्ले कर रहे हो। और जब आप रोल प्ले करते हो तो ऊपर ऊपर लेवल पे फर्क पड़ता है उसकी वजह से, लेकिन डीप विद इन फर्क नहीं पड़ता है। सर, ये रोल प्ले करते करते हम भूल ही जाते हैं कि मैं ये हूँ या वो हूँ, और वो हम कंफ्यूज होके बस उसी में रह जाता है। कुछ ऐसा होता है शायद। आप भूलते नहीं हो, आपको ये पता ही नहीं है कि आप क्या हो। दोनों में एग्जैक्टली। बड़ा फर्क है। जैसे आप जब मूवी देखते हो तब कह सकते हैं कि आप भूल जाते हो कि आप क्या हो, लेकिन रियल लाइफ में आप भूलते नहीं हो, आप वाइफ ही हो। मेरी इस बात को भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई अलग अलग थोड़ी ना है, वाइफ और वुमेन एक ही तो है। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। क्या कभी इस तरह की बात कभी किसी ने आपके साथ में करी? पूरी दुनिया में क्या कभी खुद ने आपने अपने साथ में इस तरह की बात करी? तो आप भूले कहां हो, आपको तो पता ही नहीं है। भूलने का तो सवाल तब उठता है ना जब आपको पता हो कि आप क्या हो। और अभी तो मैं सिर्फ वुमेन तक गया हूं, एक स्टेप और पीछे जाओगे तो क्या आप एक इंसान हो पहले या एक वुमेन हो? आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक वुमेन हो, वो वुमेन जो शादी के बाद में वाइफ है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये जो आइडेंटिटी है, जो वुमेनहुड पे टिकी है, उसको भी चेंज किया जा सकता है। क्या आज साइंस ने इतनी तरक्की नहीं कर ली है कि वुमेन को मैन बनाया जा सकता है और मैन को वुमेन बनाया जा सकता है? और बन ही रहे हैं बहुत सारे। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। भूलने का सवाल तब उठता है जब इस तरह की क्वेश्चनिंग आपने करी हो और इस तरह से आपको क्लियरली पता हो कि रियलिटी क्या है, नॉट एज अ बिलीफ कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपने कहा हाँ मैं तो वुमेन हूं, और घर में जा रहे हो, एक्ट कर रहे हो एज वाइफ, तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन अगर इस बात को आप अच्छे से समझ गए हो तो बैक ऑफ द माइंड पता होता है। आप एक मूवी देख रहे होते हो, हंस रहे होते हो, रो रहे होते हो, गुस्सा भी आता है मूवी देखते वक्त, प्यार मोहब्बत का भी एहसास होता है, तो आप खुश क्यों हो रहे हो जबकि आपको पता है कि वो तो एक्टर है? उससे अपने आप को रिलेट कर रहे हो और खुश हो रहे हो या परेशान हो रहे हो। तो होता सब कुछ है सरफेस लेवल पे जब आप मूवी थिएटर में बैठे होते हो, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। मूवी खत्म हुई, उसके 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल। तो हम कहां से कहां तक गए? वाइफ, विमेन, फिर ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बीइंग। इसमें से ह्यूमन भी हटा दो तो क्या आप एक बीइंग नहीं हो? इस तरह से इंक्वायर करना होता है। सर, स्क्रिप्चर्स में हमें पहले अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया गया है सर, उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, किसी को होगा। सर अभी हम लोग जो कर रहे हैं सर, वो एक्सपीरियंस हम लोग पहले कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वहाँ पर क्या होता है, आपको बताया जाता है, यानी हिंट दिया जाता है, फिर एंड में
लाखों करोड़ों में से कुछ लोग जो उसको स्टडी करते हैं, उसमें से कुछ लोग एक्चुअल में साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंचते हैं। बट आप लोगों के साथ में इसका एग्जैक्ट अपोजिट हो गया है। सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्टली पॉइंट कर दिया कि देखो साउंड ऑफ साइलेंस जैसा कुछ है, आपको उसका एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो दोनों में से कौन सा रूट बेटर है? सर आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, आप ऐसे यहाँ तक कैसे पहुँचे सर? मुझे किसी ने पॉइंट किया था, उन्होंने कभी उपनिषद को, वेदांत को स्टडी नहीं किया, तो उनके माइंड में एक इमेजिनेशन थी कि ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इस पर चल करके हम एक दिन एक ऐसी जगह पर जाएंगे, बस आंख बंद करके हमको इसके ऊपर ध्यान लगाना है, तो हम एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे द्वार खुलेगा और वहाँ पर अंदर भगवान प्रकट होंगे। तो ये उनकी अपनी इमेजिनेशन थी। और दूसरी तरफ से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेदांत पढ़ाते हैं, स्कॉलर्स हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। मतलब थियोरेटिकली पढ़ लिया, दुनिया को पढ़ा दिया, बट दे हैव गॉट नो एक्सपीरियंस ऑफ द रियलिटी। दोनों में फर्क समझ आया? एक सेगमेंट हो गया वो लोग जिनको ना इसकी थियोरेटिकल नॉलेज है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है। दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जिनको इसके बारे में थियोरेटिकली सब कुछ पता है। आप उनसे पूछो आत्मा के बारे में, ब्रह्मन के बारे में, सब कुछ पता है, एक एक वर्ष उनको याद है, रटा हुआ है, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनसे जाकर के बात करो साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, कहेंगे ये ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके मन का वहम है। मन का वहम मतलब क्या? जो मन से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है। क्या ये साउंड ऑफ साइलेंस आपकी मेमोरी से आ रही है? तो ये तो रियलिटी है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद मेमोरी। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस झूठ है। वो इंसान खुद भटका हुआ है और औरों को भी भटका रहा है। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है जिनको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे संत हैं, महात्मा है, सीधे साधे लोग हैं, उनको एक्सपीरियंस है और इसके ऊपर मेडिटेशन करते रहते हैं, बट दे हैव गॉट नो क्लू अबाउट द थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ व्हाट इट इज। उन्होंने कभी वेदों को नहीं पढ़ा है, स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा है, तो दे हैव नो आइडिया। तो अब सवाल उठता है कि ये जो मैंने किया उसके पीछे क्या वजह है? आज से करीबन 11 साल पहले मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। तो आई थॉट कि वो कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस है। मैंने उसको भी इंक्वायर किया कि वो क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस बात के ऊपर। बिकॉज मेरा कोई एजेंडा नहीं था राइट फ्रॉम डे वन। जैसे हर एक का कोई ना कोई एजेंडा होता है कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए, तो मेरा कोई एजेंडा नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं खुद से सच बोलता चला गया कि अच्छा मुझे ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मेरी कोई लाइफ तो बेटर हुई नहीं है। वो आया और गया और अब मैं वापस से उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा है। तो फिर मैं अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग बुक्स को पढ़ा, अलग अलग रिलीजन्स की, अलग अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। फिर एक इंसान मुझे ऐसे मिले जो एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जी रहे। मैं उनके घर गया, उनके साथ बैठा, तब उन्होंने मुझे पॉइंट कर दिया साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ। और मेरे को जैसे ही उन्होंने बताया, मैंने कहा हाँ है। तो लॉजिकली मेरे माइंड में क्या आया कि क्योंकि मैंने ये सब किया, इतने तरह की मेडिटेशंस करी और मुझे इतने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हुए स्पिरिचुअली, इस वजह से मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन पा रहा हूं। तो मैं वहां रुका नहीं। इस एक्सपीरियंस के बाद में फिर मैं जितने भी वेदांता के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो आचार्य हैं, जो रियल आचार्य हैं, उनसे मिला, जो 50 साल से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने पीछे किसी ऐसे से पढ़ा है जिसने अपनी पूरी लाइफ को इसको डेडिकेट किया है। तो उन लोगों से मैं जा करके मिला। उनमें से भी 90% लोग ऐसे थे जिनको साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन 2-3 लोग ऐसे मिले जिनको पता था, लेकिन वो भी एक लेवल तक इसको कनेक्ट कर पा रहे थे। फिर उनके साथ में मेरा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। तो जैसे ही उनके जो कोर बिलीव्स थे उसको मैं क्वेश्चन करता था, तो वो अनकंफर्टेबल होने लग जाते थे। उनको ये गलतफहमी थी क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया और उसके बारे में चिंतन किया, इसलिए 20-30 साल बाद वो वहां तक पहुंचे और वो मुक्त हो गए। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया 40 साल पहले, यानी सब कुछ छोड़ने का और अपना नाम बदलने का, तो वो डिसीजन को उन्होंने वैलिडेट कर दिया ये कह करके कि देखो मैंने ये सब स्टडी किया और फाइनली मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, तो अब मैं मुक्त हो गया और मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। मैंने पुनर्जन्म को क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा यहां तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ना तो आत्मा पैदा होती है ना मरती है, तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? तो वहां पर जाकर के वो अनकंफर्टेबल होने लग गए, क्योंकि अगर वो रीबर्थ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो जो भी कुछ उन्होंने किया 50 साल में वो सब वेस्ट हो गया। तो वो कभी भी ये नहीं मान सकते। फिर मेरे घर पे मैंने एक मेडिटेशन पिरामिड बनाया हुआ था, जो प्रॉपर जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं उसी तरीके से एक आर्किटेक्ट से मैंने एक प्रॉपर एक पिरामिड बनवाया हुआ था। उसमें मैं बैठ करके
काफ़ी देर तक ध्यान करता था। तो मैंने एक दिन क्या किया, अपने बेटे को वहाँ पर उस पिरामिड में ले करके गया, उसके साथ में बैठा और एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने कहा देखते हैं कि ये मेरी ईगो है या रियलिटी है। मेरी ईगो क्या कह रही थी मुझे कि मैंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, यानी मैं साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच गया हूँ। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि भाई एक बार आओ बैठते हैं उसमें मेडिटेशन वाले पिरामिड में। अब वहाँ उसके साथ में मैं बैठा और मैंने बोला कि ऐसी कोई आवाज़ आ रही है? उसने कहा हाँ पापा आ रही है। मेरे फंडे हिल गए सारे के सारे। मतलब जो भी मैंने किया इतने सालों तक वो सब बकवास। सोचो 5-7 साल तक मैंने क्या क्या किया, कितनी जगह गया, कितना कुछ मेडिटेशन किया। मैंने कहा वो सब बेकार है। फिर अपनी वाइफ से पूछा, उसने कहा हाँ आ रही है। अपने पेरेंट्स से पूछा, उन्होंने कहा नहीं आ रही है। फिर मैंने समझा कि जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि पहले आपको योगासन है उनको प्रैक्टिस करना होगा, फिर प्राणायाम करना होगा, फिर ये करना होगा, वो करना होगा, वो किसके लिए है? वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है, ताकि बॉडी की स्टिफनेस खत्म हो, और माइंड को पीसफुल करने के लिए है। उससे क्या होगा? उससे आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन पाओगे। तो एज जितनी ज्यादा है लोगों की, उतना ही बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उतना ही माइंड रिजिड हो चुका है। तो जिनकी एज ज्यादा है उसमें से बहुत सारे लोग साउंड ऑफ साइलेंस को रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो इसका कनेक्शन किससे है? बॉडी आपकी कितनी फिट है, कितनी फ्लेक्सिबल है। तो एक बच्चे से फिट बॉडी, एक बच्चे से कूल एंड काम माइंड, और किसका होगा? तो फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पे यंग लोगों को बुलाया और एसीज वगैरह सब ऑफ करे। तो विद इन 5 मिनट सबने कहा हाँ सर हमको तो आ रही है। देन आई थॉट कि दिस इज अ बेटर वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि एक तरीका यह है कि मैं एक ऐसी रियलिटी के बारे में आपसे बात करता रहूं जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा है कि पहले एक्सपीरियंस हो फिर उसके बारे में बात हो, तो एटलीस्ट आप रिलेट कर सकते हो। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको कह रहा हूं कि हीरे की परख करना सीखो। और एक तरीका है कि मैंने कभी आपके हाथ में हीरा नहीं दिया है, डायमंड दिया नहीं है, डायमंड कभी दिखाया नहीं है, बस उसके बारे में बात करता चला जा रहा हूं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और आपको लग रहा है कि मुझे समझ आ गया है कि हीरा कैसा होता है। दूसरा है कि मैंने वो हीरा उठा करके आपके हाथ में रख दिया, क्योंकि इससे प्रेशियस मेरे पास में और कुछ नहीं है। यानी जो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है, इससे प्रेशियस मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब कुछ लोग होंगे जो इसको एक्सपीरियंस तो कर लेंगे, लेकिन कहेंगे अभी मेरे पास में टाइम नहीं है ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने के लिए। दैट्स ओके। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, जब भी कभी टाइम हो तो इंक्वायर कर लेना कि ये क्या है तो सही ना। ये मेरा कोई वहम तो नहीं है ना। अब तो ये लाखों लोगों का एक्सपीरियंस है। तो अब आपके लिए एक्चुअल में समझना कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, या साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, या मैं क्या हूं, बहुत आसान है। अब अगर मेरा कोई एजेंडा होता तो मैं थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ता। आप में से वो इंसान जो मुझे ज़्यादा बड़ी डोनेशन देता, उसको तो मैं अलग से एक कमरे में बुलाता और बोलता देखो ये ऐसा कुछ है, किसी को बताना मत। जो फ्री फंड के लोग हैं उनको कहता नमस्ते जी, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, बट ऐसा तो कोई मेरा एजेंडा है ही नहीं, मेरे लिए तो आप सब बराबर हो। तो ये मास लेवल पे हो गया पहली बार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको समझ आ गया है कि ये क्या है। इसको इस तरीके से देखो कि आपके हाथ में हीरा है, लेकिन आपके लिए वो पत्थर है। हाउ डज इट मैटर? मुझे पता है कि वो क्या है। तो अगर हीरे की परख करना सीखना है तो स्क्रिप्चर्स पढ़ो, एज इट इज वर्जन पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि स्क्रिप्चर्स 2 तरीके से हैं। एक, कोई इंसान है उसने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर दिया है। एक है एज इट इज वर्जन। एज इट इज मतलब जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसको एज इट इज हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, दैट्स इट। अगर ऊपर 2 लाइन है तो नीचे भी 2 लाइन है या 3 लाइन है, बस। तो उसमें मिलावट कम से कम है, वो पढ़ो। और वो जो आप पढ़ोगे उसको रिलेट करो साउंड ऑफ साइलेंस से। तो दुनिया का ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, जो आपको समझ ना आए। जितनी मिस्ट्रीज हैं, जितने सीक्रेट्स हैं, सब आप बड़े आसानी से अनफोल्ड कर सकते हो। Is the quest for right understanding through scripture endless, studying of scriptures endless, या कभी वो एक certain level आपका attain हो चुका होता है in that understanding? There are 2 kinds of people जो स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हैं। एक वो होते हैं जो उसको स्टडी करते हैं इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए, जैसे बॉडी के लेवल पे जो प्लेजर्स हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है, अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, मज़ा आता है। ऐसी इंटेलेक्चुअली ऐसी बातें सुनने में, देखने में, पढ़ने में जो कुछ अलग है,
यूजुअल जो कोर्स में हमारी दुनिया में बातें होती हैं तो उसमें मज़ा आता है, उसका तो कोई अंत नहीं है। पूरी ज़िंदगी बैठे बैठे किसी को भी सुनते रहो, अलग अलग लोगों को, बहुत तरह के लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, पढ़ते रहो, देयर इज़ नो एंड टू इट। बट आपको समझना है कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं वो है किस लिए। दोज आर लाइक साइन बोर्ड्स। जैसे साइन बोर्ड होता है, कहीं जाना होता है आपको तो एक एरो मार्क होता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर उस साइन बोर्ड को आप पकड़ करके बैठे रहे तो कोई एंड नहीं है उसका। लेकिन जिस तरफ वो साइन बोर्ड इशारा कर रहा है, अगर उसको आपने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ साइन बोर्ड इज टॉकिंग अबाउट द मून एंड इफ यू कैन लुक एट द मून, देन वाई डू यू हैव टू रीड अबाउट द मून, और वाई डू यू नीड दैट साइन बोर्ड? यू नीड इट टिल द टाइम जब तक आपने उसको एक्चुअल में नहीं देखा है। इसीलिए उपनिषद्स में एक जगह पे आता है कि जो अज्ञान है वो इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है, लेकिन जो ज्ञान है वो उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। क्योंकि अज्ञानी क्या है? इग्नोरेंट है, और आपने सुना होगा इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर एक्चुअल में आप इग्नोरेंट रह पाए और आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन ना हो तो दैट्स अ ब्लिसफुल स्टेट टू बी इन। जैसे गांव में आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? सबके पास में मोबाइल फोन है, दुनिया जहान की सारी इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, बिलीव्स हैं, दिमाग पूरी तरीके से भरा पड़ा है। तो अब इसका क्या तोड़ है? अब आप इग्नोरेंट तो रहे नहीं, वापस से इग्नोरेंट हो भी नहीं सकते। तो नाउ यू नीड राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि आपके जो भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, उससे आप फ्री हो सको। तो वहां पे आपको ये स्क्रिप्चर्स हेल्प कर सकते हैं। आप उसको ऐसे मत पढ़ो कि उसको पढ़ करके जो माइंड में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे रिलेट कर रहे हो, बल्कि ये देखो कि एग्जैक्टली किस तरफ इशारा किया जा रहा है। इनफैक्ट जो भी स्क्रिप्चर एक्चुअल में ऐसा होगा जो आपको सच तक ले जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात करेगा। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बारे में समझ आता चला जाएगा, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब किसी भी तरह के स्क्रिप्चर की, किसी भी तरह की मेडिटेशन की, किसी भी तरह की प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत नहीं होगी। मतलब वो छोड़ोगे नहीं, वो छूट जाएगा। बिल्कुल ऐसा है जैसे कहीं पर आपको जाना था, अब आ गए तो जिस मीन्स के थ्रू यहाँ तक पहुँचे वो छूट गया ना। तो ऐसे ही चीज़ें छूट जाती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जब जा करके अगर आप सिंसियर हो तो आप क्वेश्चनिंग करते रहते हो, तब वो स्क्रिप्चर्स आपको हेल्प करते हैं। बट देन देयर इज अ पॉइंट व्हेन द क्वेश्चनर is no more, the experiencer is no more, the observer is no more, the concept of self is no more। तो अब करने को क्या रह गया है? जब तक मैं हूं तभी तक तो करने के लिए कुछ रह गया है। एक है मेरा होना, एक है मेरे होने का एहसास। तो मेरे होने के एहसास के होने के लिए इस बॉडी की जरूरत है, थॉट की जरूरत है, बट मेरे होने के लिए ना बॉडी की जरूरत है ना थॉट की जरूरत है। तो अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद में क्या रह जाता है? अब आपके अंदर ये जो क्रेविंग है कि और पढ़ लूं और पढ़ लूं और पढ़ लूं, वो चली जाती है अपने आप ही। फिर उसके बाद में आप जो भी हो रहा होता है इस दुनिया में, या आपकी बॉडी के लेवल पे, आपके माइंड के लेवल पे, वो सब आपको नजर आने लग जाता है। और फिर क्या होता है? आपके अंदर से अर्ज निकल जाती है सामने वाले को बदलने की, ये अर्ज निकल जाती है खुद को बदलने की, ये अर्ज निकल जाती है दुनिया को बदलने की। तभी तो सेपरेशन मिटा, नहीं तो आप तो दुनिया के ठेकेदार बन गए। या जिस भी रिलेशन में आप हो वहां पे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ गए, मैं गुरु हूं, तुम सारे शिष्य हो। गड़बड़ हो गई ना। तो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी की, उसके बाद में पढ़ने को, सुनने को, करने को, ना करने को कुछ भी नहीं रह जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस। मतलब ये पूरी दुनिया जैसी है, जो है, उसको पूरी तरह से आपने एक्सेप्ट किया है बिना कुछ भी बदले। सब कुछ जो हो रहा है दैट इज ऑल हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, चाहे इस लेवल पे चाहे उस लेवल पे। इस स्टेट को आप कह सकते हो एफर्टलेस मेडिटेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है सहज समाधि। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 24/7 यू आर एट ईज। एट ईज मतलब ये नहीं कि आप परेशान नहीं हो रहे हो, आप डिटैच हो गए हो, या अपने बच्चों को देख करके आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं हो रही है, आपको रोना नहीं आ रहा है। सब कुछ हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, जिसको आप प्यार कहते हो वो भी है, अटैचमेंट भी है, केयर भी है, सेल्फलेसनेस है और सेल्फिशनेस भी है।
वॉयलेंस भी है और नॉन वॉयलेंस भी है, बुरे से बुरा कुछ भी है आपके अंदर और अच्छे से अच्छा कुछ भी है। अब बताओ क्या करोगे? पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो गया। दैट मीन्स ये जो स्ट्रगल है हम सबकी लाइफ में कुछ बनने की, उससे अलग या उससे बेटर जो अभी हम हैं, उससे एक अलग स्टेट में जाने की, वो पूरी की पूरी स्ट्रगल खत्म हो जाती है साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे चलती रहती है। यानी अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे यू आर कॉम्पिटिटिव, बेवकूफ नहीं हो। अगर वो आपके साथ बुरा है तो आप उसके साथ बुरे हो, वो अच्छा है तो आप उसके साथ अच्छे हो। जब इस तरह से आप चीज़ों को समझने लग जाते हो तो आप जुड़ गए हो पूरे के पूरे यूनिवर्स के साथ में। रमण महर्षि है, उनको सुन सकते हो, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। श्री निसर्गदत्ता महाराज है, उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। सर जैसे अभी आपने निसर्गदत्ता महाराज की बात करी, तो सर वो ऐसा बताते हैं कि आई एम जो कि सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, आई एम, तो क्या सर हम उस पर अगर कॉन्शियस अटेंशन पे करें तो क्या ये हम साउंड ऑफ साइलेंस से रिलेट करके हम इसके थ्रू भी रियलिटी तक जा सकते हैं सर? आपके अंदर एक अपने होने का एहसास है। अभी वो कहाँ है? मान लो ब्रेथ पे है। अब ब्रेन में ले जाओ, अब अपनी 2 फिंगर्स को टच करो, यहाँ आ गया। ऐसे ही लग रहा है ना, मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ। जब गहरी नींद में ये सब नहीं होता है तो आप क्या होते हो? वो मैं हूँ नहीं होता है ना। तो आपको क्या लग रहा है? ये जो मैं भटक रहा है, कभी थॉट में जा रहा है, कभी ब्रेथ पे आ रहा है, कभी मेरी साउंड पे आ रहा है, तो आपका ये वाला जो मैं हूँ है, ये टिका हुआ है किसी ना किसी सेंसेशन पे या किसी ना किसी सेंस ऑब्जेक्ट पे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, आप अपने ऊपर रख करके देखो, मैं ब्रेथ को महसूस कर पा रहा हूँ। ये क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन। ये कोई थॉट नहीं है। थॉट को आपने यूज़ किया ब्रेथ तक आने के लिए, लेकिन अब ब्रेथ को आप डायरेक्टली फील कर रहे हो। अब एक है आप कुछ सोच रहे हो कि कल आप इस वक्त क्या कर रहे थे। अब आप कहाँ चले गए? ब्रेथ से हट गए, मेमोरी में चले गए। तो या तो आपका मैं हूँ टिका होता है डायरेक्ट कोई परसेप्शन के ऊपर, डायरेक्ट कोई साउंड आ रही है मेरी, अभी सुन रहे हो, इस पे आपका मैं हूँ टिका हुआ है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, साउंड नहीं है। अब आपके मैं हूँ ने एब्सेंस ऑफ साउंड को पकड़ लिया, बीच बीच में थोड़ा सा साउंड ऑफ साइलेंस भी आ गई, कुछ सेंसेशन हुई, ध्यान वहाँ चला गया। तो एक आपका मैं है जो जुड़ा हुआ है या तो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में जो हमारे 5 सेंसेस हैं, या मेमोरी के साथ में, या अगर आप और एक स्टेप आगे जाओ तो साउंड ऑफ साइलेंस के साथ में। अगर ये तीनों ही नहीं है तो आप गहरी नींद में हो। यानी जब कुछ होता है तब आप कहते हो मैं हूं, जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? जैसे अभी मेरी आवाज है तो आप कह रहे हो आई एम द लिसनर लिसनिंग टू योर साउंड। जब बीच में गैप होता है तो वो लिसनर कहां होता है? तो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, तो उनको नींद आ जाती है। इसीलिए आप देखोगे ज़्यादातर मेडिटेशन सेंटर्स में क्या होता है, लोगों की खराटे की आवाज़ आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लोग सेंसेस को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। यानी आंख बंद करवा दिया, बिठा दिया, बाहर की फालतू की साउंड नहीं होती, कुछ नहीं होती, पीसफुली आप बैठ गए। माइंड एक स्टेज तक एक्टिव रहता है, फिर धीरे धीरे माइंड थकने लग जाता है, ब्रेन थकने लग जाती है, थक जाते हैं तो नींद आ जाती है। बट आप लोगों के लिए एक तीसरा दरवाज़ा भी खुल गया है, वो क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस। तो जब ना कोई सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है, ना मेमोरी एक्टिवेटेड है, साउंड ऑफ साइलेंस तो है ना। तो साउंड ऑफ साइलेंस इज द ग्राउंड ऑफ वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। मतलब आपका जो मैं है वो बार बार बन रहा है, मिट रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, बट इतनी तेजी से हो रहा है आपको पता ही नहीं लग रहा। और क्योंकि उन डॉट्स को अलग अलग हमने कनेक्ट कर दिया है तो एक स्टोरी बन गई है। जैसे मोती की माला होती है तो ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग मोती हैं। कोई एक्सपीरियंस हो रहा है मेमोरी के बेस पे, कोई एक्सपीरियंस हो रहा है सेंस ऑब्जेक्ट के बेस पे, कोई हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस को पकड़ करके। तो ये सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, इनको हमने साथ जोड़ दिया और बोला देखो मैं हूं। जबकि ये वाला जो मैं हूं है, ये एक तरीके से आप मानो एक लेक है, उसमें एक बूंद गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी गिरी, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर हो गई तो उस सबको जोड़ करके आप बोल रहे हो मैं ये हूं। तो एक मैं है विच इज अ कॉन्सेप्ट जो एक माला के जैसा है। बट जब आप इस सच को देख लेते हो कि ये जो माला पूरी की पूरी जुड़ रही है, उसमें जो थ्रेड है, जो कॉमन थ्रेड है, दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। तो साउंड ऑफ साइलेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, इट इज कॉन्शियसनेस।